बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 9 सॉल्यूशंस। आज उसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। जी बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस टॉपिक में से भी बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन बनता होता है और लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह पेपर में आता है वो मैंने लिख दिया है, मेंशन कर दिया है। तो क्वेश्चन इस तरह पेपर में आता है कि हाउ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड। हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को इस्तेमाल करना है एज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। किस लिए इस्तेमाल करना है? टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, कि हमने सॉल्वेंट के अंदर कौन सा सॉल्यूट ऐड किया है। तो इस टॉपिक के अंदर हम जो है दो पॉइंट्स मेन क्लियर करेंगे। एक ये देखेंगे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होती है, वो किस तरह होती है, और दूसरा हम मैथमेटिकली जो है वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने के लिए तरीकाकार देखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हमने कैसे फाइंड करना है। अब आपको मैं टॉपिक ज़रा डीपली ज़रा समझा दूँ क्वेश्चन का मतलब क्या है। मिसाल के तौर पर आप एक कमरे में हैं और आपने पानी लिया थोड़ा सा, और पानी के अंदर आपने कोई एक सब्सटेंस डाल दिया है। मैं आता हूँ, आप मुझे कहें सर हमने इतना पानी लिया था और हमने इसके अंदर कोई नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कंपाउंड ऐड किया है, आप बूझ के बताएं उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो हम वो बताना चाह रहे हैं कि हमारी गैर मौजूदगी में ही किसी ने कुछ अगर उसमें ऐड कर दिया है, हमें वो अमाउंट बता दे बस, तो हम बता देंगे कि इसके अंदर जो कंपाउंड ऐड किया है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो जी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब एक लफ्ज़ नज़र आ रहा है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्यों होता है? किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि लिक्विड अवेपोरेट करता है, अवेपोरेशन की वजह से वेपर प्रेशर बनता है। अब जब लिक्विड अवेपोरेट करता है तो वो कहाँ से अवेपोरेट करता है? आपने पढ़ा था अवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमेना, यानी अवेपोरेशन हमेशा सरफेस से होती है। अब आप अगर एक बीकर लें और बीकर में आप कोई लिक्विड डाल दें, क्या ऐसा होगा कि उसकी आधी सरफेस में से वेपर उड़े और आधी में से ना उड़े? ऐसा नहीं होगा। तो बीकर के अंदर जब आपने लिक्विड लिया और उसको अगर ऊपर से आप खुला रखें तो उसकी पूरी सरफेस में से पार्टिकल्स जो हैं वो वेपर बनाकर निकलेंगे, अवेपोरेट करेंगे। तो इसके लिए हमने पहली जो है चीज़ यहाँ पर डिस्कस की वो ये है कि किसी भी प्योर सॉल्वेंट के या किसी भी लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो उसकी पूरी सरफेस में से, पूरी सरफेस के ऊपर से अवेपोरेट करते हैं और वेपर्स बनाते हैं। जब हम उसमें नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड कर देते हैं, The particles of solute make attractive forces with solvent। तो सल्यूट अंदर जाकर सॉल्वेंट के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस बना लेता है, जिसकी वजह से वो उसका रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। यानी एक प्योर सॉल्वेंट अकेला था, उसकी एवेपोरेशन ज़्यादा हो रही थी। जब आपने उसमें सल्यूट ऐड कर दिया तो उसकी वेपोरेशन कम हो जाएगी। जब वेपोरेशन कम हो जाएगी तो उसका वेपर प्रेशर भी हो जाएगा, हैंस द वेपर प्रेशर इज लोअर्ड। तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बेटा हमने रॉड्स लॉ भी स्टडी किया था। रॉड्स लॉ की 3 डेफिनेशंस भी पढ़ी थी, उनमें से एक डेफिनेशन को हम यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। उस डेफिनेशन में ऐसा क्या था, उस डेफिनेशन से रॉड्स लॉ हमें क्या बताता है, वो मैं अब आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। रॉड्स लॉ gave the quantitative relationship between change in vapor pressure of solvent in solution form and mole fraction of solute। के हमने एक प्योर सॉल्वेंट लेके उसका वेपर प्रेशर नोट कर लिया, उसी सॉल्वेंट के अंदर आपने जब सल्यूट ऐड कर दिया तो अब वो सॉल्वेंट किस फॉर्म में आ गया है? सोल्यूशन की फॉर्म में आ गया है। तो उसके वेपर प्रेशर में चेंज आ जाएगा। जो पहले उसका वेपर प्रेशर था और जो अब उसका वेपर प्रेशर है, उन दोनों में चेंज होगा। तो वो जो चेंज है, चेंज इन वेपर प्रेशर कि कितना चेंज आया, उसका रिलेशनशिप किसके साथ? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के साथ, कि हमने कितना सल्यूट ऐड किया है और उस चीज का रिलेशनशिप है किसके साथ? चेंज इन वेपर प्रेशर के साथ। तो ये रॉड्स लॉ ने हमें एक रिलेशनशिप प्रोवाइड किया था, हम अब उसको इस्तेमाल करेंगे। तो जो चेंज आया है वेपर प्रेशर के अंदर, वो क्यों आया है? वो आया है ड्यू टू द एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सल्यूट। हम ऐसा करते हैं कि सॉल्वेंट लेते हैं और सल्यूट लेते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेट अस हैव अ प्योर सॉल्वेंट। हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है हैविंग n1 मोल्स, उसके मोल्स की तादाद n1 है,
एंड x1 मोल फ्रैक्शन, और उसकी मोल फ्रैक्शन x1 है, एंड n2 मोल्स ऑफ सल्यूट, और n2 मोल्स हमने लिए हैं सल्यूट के, और उसकी जो मोल फ्रैक्शन है वो x2 है। जब हमारे पास सॉल्वेंट की x1 मोल फ्रैक्शन थी और सल्यूट की x2 मोल फ्रैक्शन थी, जो मैंने पीछे भी बताया आपको, उन दोनों को जब हम मिक्स कर देते हैं तो रॉड्स लॉ के मुताबिक जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो ये रिलेशनशिप हमने पहले स्टडी किया हुआ है, उसी को हम अब यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हम मेंशन करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब है डेल्टा पी यानी चेंज इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय पी नॉट यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इन दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो डेल्टा पी ओवर पी नॉट को, इसको हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट को हमने x2 से रिप्रेजेंट किया है, तो इसलिए हमने उसके इक्वल मेंशन कर दिया। फिर हमने मोल फ्रैक्शन भी पढ़ी हुई है, तो मोल फ्रैक्शन के मुताबिक x2 जो है यानी सल्यूट की मोल फ्रैक्शन इक्वल होगी n2 ओवर n1 प्लस n2। n2 का मतलब है मोल्स ऑफ सल्यूट, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर गौर करें तो दोनों इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, दोनों में x2 मौजूद है, यानी x2 के इक्वल दी हुई है पहली इक्वेशन और x2 के इक्वल ही है दूसरी इक्वेशन। हमने दोनों को कंपेयर कर लिया, तो एक इक्वेशन की लेफ्ट साइड और दूसरे की राइट साइड, तो डेल्टा p ओवर पी नॉट इज इक्वल टू, और आपने x2 के साथ उसे रिप्लेस किया हुआ है, तो आ जाएगा n2 ओवर n1 प्लस n2। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होती है, अगर हम उसको एज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करना चाहें, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को एज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करें, तो हमने अगर इसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के तौर पर यूज करना है तो हमारी 3 शराइत पूरी होनी चाहिए, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। क्या? कि सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट हो, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा सोल्यूशन क्या है, डाइल्यूट है। दूसरा, हमने ये पढ़ा था कि सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट ऐड किया है वो सोल्यूट नॉन वोलाटाइल हो, और तीसरा ये था कि सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। तो हमने ये दोनों शराइत भी पूरी की हुई हैं कि हमारा जो सोल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल है और सोल्यूट जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इफ द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है, हमने ये शर्त पूरी कर दी है, देन n2 का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैन बी निग्लेक्टेड इन डिनोमिनेटर, के नीचे अगर n1 है, n1 का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और n2 का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा है, ज्यादा मिकदार में है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, कम मिकदार में है। अब समंदर में एक गिलास पानी डाल दे, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसी तरह जब n1 में आप n2 प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, तो लिहाजा अगर हम नीचे से n2 निगलेक्ट कर भी दें तो नीचे वाली क्वांटिटी पे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अब आप पूछेंगे कि ऊपर n2 लिखा है तो क्या ऊपर से भी n2 निगलेक्ट करना है? नहीं, ऊपर से निगलेक्ट नहीं करना। अगर आप उसे ऊपर से निगलेक्ट करेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे? अगर 0 लिखेंगे तो पूरी फ्रैक्शन ही सॉल्व नहीं होगी। अगर 1 लिखेंगे तो हो सकता है n2 के मोल्स 1 से भी कम हो, तो फिर इसका मतलब है ऊपर से n2 निगलेक्ट नहीं कर सकते, नीचे से कर सकते हैं, क्योंकि छोटी सी वैल्यू है, अगर कोई प्लस हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर से बेशक छोटी वैल्यू हम निगलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो ऊपर अकेला मौजूद है। तो फिर इस तरह हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बनेगी, डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू n2 ओवर n1। हमने नीचे से n2 को अब खत्म कर दिया, निगलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर देखें n1 एंड n2 दोनों क्या हैं, आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट रिस्पेक्टिवली। ये बात आपको पहले बताई भी हुई है। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर हमने फाइंड करने हों तो किस तरह फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को n1 से प्रेजेंट किया इक्वल टू मैस को हम यहाँ W से नोट कर रहे हैं, आपको पहले बताया था। तो वेट वन का मतलब है 1 नंबर जो था वो इंडिकेट कर रहा था सॉल्वेंट के लिए, तो n1 का मतलब था मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट 1 का मतलब मैंने ब्लू में साइड पे लिखा हुआ है मैस ऑफ सॉल्वेंट टेकन, कि आपने कितनी क्वांटिटी में सॉल्वेंट लिया है उसका वेट आपने लिखना है, ओवर जो सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हैं उस सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह n2 का मतलब है सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ सल्यूट यानी मास ऑफ सल्यूट लिखेंगे ऊपर, तो सल्यूट का मास कितना है जो आपने उसमें ऐड किया है, ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट।
तो ये वेट 1 यानी W1 का क्या मतलब है, M1 का क्या मतलब है, W2 का M2 का क्या मतलब है, ये मैंने साइड पे ब्लू में मेंशन किया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। W1 का मतलब है मास ऑफ सॉल्वेंट, M1 का मतलब है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और W2 का मतलब है मास ऑफ सोल्यूट कि कितनी क्वांटिटी में आपने ऐड किया है, और M2 का मतलब है उसका मॉलिक्यूलर मास। अब हमने ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 4 में ऊपर पुट कर दी। ऊपर N2 था तो N2 की वैल्यू ऊपर लिख दी, नीचे N1 था तो N1 की वैल्यू नीचे लिख दी, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 बन गई। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 को दोबारा मेंशन किया है। मेंशन करने के बाद आपको ये बात बताई है कि ऊपर वाली वैल्यू जो थी W2 ओवर M2 उसको लिख के नीचे उसके क्या था, डिवाइड था, डिवाइड का साइन लगा दिया, और जो दूसरी वैल्यू थी उसको उसके सामने लिख दिया, उसमें है W1 ओवर M1। डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो ये जो फ्रैक्शन है ये उल्टी हो जाएगी, M1 जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, W1 नीचे आ जाएगा, ये चीज आ गई। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, किसका, सोल्यूट का। हम क्या करेंगे, जो नीचे यहाँ पर M2 मौजूद है, M2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और दूसरी वाली साइड पे जो फ्रैक्शन है उसको इस वाली साइड पे ले आएंगे, और इधर ला के उसको भी उल्टा कर देंगे। तो क्या बनेगा, M2 जो नीचे था इधर राइट साइड पे, ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, और यहाँ पर W2 बच गया, उसके आगे M1 ओवर W1 बच गया, और जो लेफ्ट साइड पे P नॉट नीचे डिवाइड हो रहा था वो इधर चला जाएगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई, और डेल्टा P जो ऊपर था वो दूसरी साइड पे आके नीचे वाली साइड पे आ जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है हम इसको यूज कर सकते हैं टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट फाइंड करने के लिए। तो अब कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसमें टोटल 6 वेरिएबल्स हैं, एक आपने फाइंड करना है M2। M2 का मतलब है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, लेकिन जो सोल्यूट आपने ऐड किया है आप उसको ऐड करने से पहले उसका वेट कर लें कि कितनी मिकदार में आप वो ऐड कर रहे हैं, उसका मास ले लें कितना जो है वो आप उसमें ऐड कर रहे हैं, और फिर वेट 1 यानी W1 का मतलब है मास ऑफ सॉल्वेंट टेकन, कि आपने कितनी क्वांटिटी में सॉल्वेंट लिया है उसका मास नोट कर लें, और M1 का मतलब है उसका मॉलिक्यूलर मास, वो तो डेफिनेटली आपको पता होगा, और डेल्टा P मतलब चेंज इन वेपर प्रेशर, और पी नोट का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर अब कैसे फाइंड करते हैं, ये हम एक पीछे चैप्टर में मैनोमेट्रिक मेथड पढ़ चुके हैं वेपर प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए, उसमें हमने देखा था कि वेपर प्रेशर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो इसलिए जो पी नॉट है डेल्टा पी है वेपर प्रेशर, ये हम फाइंड कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। M1 हमें पता है, W1 पता है, W2 भी हमें पता है, ये 5 के 5 वेरिएबल्स हमें पता हैं, तो हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास M2 आ जाएगा, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। यही हमसे पूछा गया था, यही हमारा क्वेश्चन था कि हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को इस्तेमाल किया किस तरह, एज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के तौर पे वो कहाँ इस्तेमाल हुआ, जब हमने उसमें से N2 निगलेक्ट किया, फिर इस्तेमाल करते हुए हमने क्या फाइंड किया, एंड पे हमारा रिजल्ट क्या आया, हमारा रिजल्ट आया M2 यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। यही हमारा जो है मेन पर्पस था क्वेश्चन। लो जी, टॉपिक जो है वो क्लोज हो चुका है। तो अब छोटी सी बात एक और सीख लें कि हमेशा दूसरों की ज़िंदगी में पॉजिटिवली हिस्सा लेना चाहिए। अगर आप किसी को जो खुश नहीं कर सकते तो उसको नाराज़ भी ना करें। हमेशा आपका जो इम्पैक्ट है दूसरे की लाइफ पे वो पॉजिटिव ही रहना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और आपकी जो ज़ात है वो दूसरे की ज़िंदगी में से टेंशन को, स्ट्रेस को रिमूव करने वाली ज़ात होनी चाहिए, ना कि कोई ऐसा बंदा बने कि जो दूसरों की ज़िंदगियों में टेंशन और स्ट्रेस को क्रिएट करे, टेंशन और स्ट्रेस का काज बने। आपकी ज़ात दूसरों की ज़िंदगियों में से इस चीज़ को रिमूव करने वाली ज़ात होनी चाहिए। तो एक कोटेशन है, The value of life is not based on how long we live। हमारी जो ज़िंदगी की कीमत है या उसका जो एहसास है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि हम कितना ज़्यादा जीते हैं, बट हाउ मच वी कंट्रीब्यूट टू अदर्स इन आवर सोसाइटी। हम दूसरों की ज़िंदगी में क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, यही हमारी ज़िंदगी की असल वैल्यू है। अगर हम किसी की ज़िंदगी में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं तो हमारी ज़िंदगी की वैल्यू, हमारी ज़िंदगी की अखलाकियात बहुत अच्छी हैं।
और अगर हम बुरा कंट्रीब्यूट करते हैं तो असल में हमारी ज़िंदगी की वैल्यूज़, हमारी अखलाकियात ही बुरी हैं। तो हमेशा दूसरों की ज़ात में अच्छाई जो है वो बढ़ानी चाहिए, जो उसकी बुराइयां हैं, उसकी टेंशन्स हैं, उसको कम करना चाहिए। और हम जो चीज़ आप बांटेंगे वही आपके पास बढ़ेगी। अच्छाई, खुशी बांटेंगे तो ये आपके पास बढ़ेगी, और अगर बुराई बांटेंगे तो आपके पास बुराई ही बढ़ेगी, आपका दिमाग भी ऑटोमेटिकली बुरा ही सोचेगा। तो इस छोटी सी बात के बाद जो है टॉपिक को क्लोज़ कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए इंशाल्लाह जल्दी आपको लिंक मिल जाएगा। और अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछ लीजिएगा।